हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप लोग सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवेज़ की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसकी हम आज दूसरी वीडियो के साथ प्रेजेंट हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया सेकंड चैप्टर, जो कि हमारा है कोशिका सिद्धांत, संरचना और उसके कार्य, मतलब सेल थ्योरीज, स्ट्रक्चर्स एंड इट्स फंक्शंस। तो इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसमें से है आज, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अर्धसूत्रण के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें से देख लेते हैं कौन कौन से सत्य है। तो अर्धसूत्रण 2 चरणों में होता है, तो ये तो हमारा सही है। अर्धसूत्रण हमारा 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, तो ये हमारा गलत है, यही हमारा सही आंसर होगा। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशों के जीन परिणामी कोशों में मिश्रित हो जाते हैं। अर्धसूत्रण के दौरान जनक कोशों के जीन परिणामी कोशों में क्या हो जाते हैं, मिश्रित हो जाते हैं, तो ये भी हमारा सही है। जनन ग्रंथि गेनोड में अर्धसूत्रण युग्मक के पादप के लिए होता है, तो ये भी हमारा सही है। तो हमारा जो सही आंसर है, जो कि हमारा ये गलत है, विकल्प अर्धसूत्रण के परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है, तो ये ऐसा नहीं होता है, ये हमारा गलत है। आइए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो किस कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सही, डी नंबर, नाभिक, न्यूक्लियस जिसे हम बोलते हैं। नाभिक को हम कोशिकांग को, ये जो हमारा नाभिक कोशिकांग है, इसे कोशिका का मास्टर बोला जाता है, जो कि सेल, मास्टर ऑफ सेल कहलाता है, न्यूक्लियस। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। तो अभी हम लोग देखा कि जो भी हमारा मास्टर होता है, न्यूक्लियस, नाभिक, वही हमारा सबसे बड़ा कोशिकांग भी होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मास्टर ऑफ सेल भी बोलते हैं। तो आइए अब देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना बोला जाता है। तो किसे बोला जाता है कोशिका का प्रोटीन कारखाना किसे बोला जाता है, राइबोसोम को। तो इसमें राइबोसोम सही हो जाएगा हमारा। कोशिका का प्रोटीन का कारखाना बोला जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग केवल पशु कोशिका में पाया जाता है। तो जो हमारा लाइसोसोम है, ये केवल पशु कोशिका में पाया जाता है, जबकि ये गोल्जी बॉडीज और सेंट्रोसोम, राइजोसोम, ये हमारे प्लांट एंड जंतु दोनों की कोशिकाओं में पाया जाता है। परंतु ये जो हमारा लाइसोसोम होता है, ये केवल और केवल पशुओं में पाया जाता है, पशुओं में पाया जाता है, जंतुओं में, पादपों में नहीं पाया जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, मूलभूत यूनिट क्या है। तो इसे हम लोग कोशिका बोलते हैं, जीवन की मूलभूत इकाई। सेल को ही हम जीवन की मूलभूत इकाई कहते हैं, जो कि हमारी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल भी यूनिट भी कहलाती है। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट, ये भी आप ध्यान रखिएगा। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। तो केवल समसूत्रण के द्वारा ही शरीर में लगी चोट का मरम्मत के लिए सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है। एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है। तो एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन होती है, एक पशु के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका न्यूरॉन को ही हम लोग सबसे बड़ी कोशिका कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है। तो कोशिका में सबसे ज़्यादा हम लोग के में जल पाया जाता है, पानी, जो कि हम कोशिका में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। 10 नंबर देखते हैं। कोशिका सिद्धांत निम्न में से किस पर लागू नहीं होता है। तो कोशिका सिद्धांत हमारा विषाणुओं, जो कि हमारे वायरस होते हैं, वायरस पर ये लागू नहीं होता है, क्योंकि वायरस जो होते हैं, ये मतलब हम लोग शरीर में जब प्रवेश करते हैं तभी ये अपना काम करते हैं। वैसे ये न्यूट्रल होते हैं, अजीब
मतलब इनके अंदर जीवन नहीं होता है। जब ये शरीर से बाहर होते हैं तो इसमें कोई जीवन नहीं होता है, ये मृत होते हैं। और ये मतलब क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल की तरह काम करते हैं। और आगे देखते हैं, निम्न को सुमेलित कीजिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो लाइजोसोम हमारा किससे जुड़ेगा? लाइजोसोम हमारा सी, आत्महत्या की थैली, जिसे हम लाइजोसोम भी कहते हैं, आत्महत्या की थैली। डीएनए हमारा होता है, डीएनए गुणसूत्र होता है हमारा एक। और माइटोकॉन्ड्रिया जो सभी को पता है, ये पावर हाउस कहलाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इसे पावर हाउस कहते हैं। तो लाइजोसोम हमारा आत्महत्या की थैली हो गया, डीएनए गुणसूत्र हो गया, और सी वाला माइटोकॉन्ड्रिया हमारा पावर हाउस हो गया। तो हमारा यानी कि बी नंबर आंसर सही है। कोशिका प्रयोगात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? कोशिका प्रयोगात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो जो हमारा केंद्रक होता है वही हमारा सेंटर, वही हमारा कोशिका प्रयोगात्मक फंक्शनल क्रियाओं का नियंत्रण करता है। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताएं जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर होते हैं। तो इसे मेटाफेज कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं? मेटाफेज। पौधों में पाए जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल पेल्वोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैंगनी या लाल पेल्वोनाइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? एंथोसाइनिन एक वर्णक होता है जिसकी उपस्थिति के कारण पौधों में नीला, बैंगनी व लाल रंग होता है। अभी हम एक हरे रंग का भी होता है पौधों में, मेरे ख्याल से क्लोरोफॉल उसकी वजह से होता है। अभी ये क्वेश्चन आगे आएगा तो हम देखते हैं इसको। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग और ऑर्गेनेल्स पादप कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु पशु कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो क्लोरोप्लास्ट जो कि क्लोरोफिल बनाता है, जिसके कारण हम लोग के पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है, तो वो क्लोरोप्लास्ट बनाता है, वो केवल और केवल पादपों में पाया जाता है, जंतु में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है? तो ये मैंने अभी आपको बताया था कि क्लोरोफिल जो होता है, जो क्लोरोप्लास्ट हमारा क्लोरोफिल बनाता है पादपों में, तो वही जो हमारा घटक होता है वो हमारी पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? तो पौधों में कोशिका भित्ति का निर्माण करने वाले जटिल कार्बोहाइड्रेट को सेलुलोज कहा जाता है। जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या कहलाता है पौधों में? सेलुलोज। सेलुलर और मालिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। तो सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा हैदराबाद में स्थित है, हैदराबाद में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक CDFD अब स्थित है। कहाँ पर ये स्थित है? हमारा हैदराबाद, ये भी हमारा हैदराबाद में, जो कि हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स CDFD अब स्थित है। कहाँ पर? हमारा हैदराबाद में। जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें क्या होता है? उसमें तो कोशिका भित्ति नहीं होती है, किसमें? जंतु कोशिका में। और हरित लवक नहीं होते हैं, तारक केंद्र होते हैं, हीमोग्लोबिन होते हैं। तो ये सब सही हो जाएगा, उपयुक्त सही सभी। तो हमारे जो जंतु कोशिका होते हैं उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है, केवल झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती। कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती है, केवल और केवल पादपों में होती है। और हीमोग्लोबिन हम लोग होता है जो कि हमारे ब्लड में होता है, तो ये हमारे जंतु कोशिका में होता है। तारक केंद्र होता है और हरित लवक नहीं होते हैं, ये जो पादपों में होते हैं। तो उपयुक्त सभी हमारे ये सही आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हुए हैं? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा D 2 और 4, यानी कि हमारे
एमजे स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान जो हमारे दो वैज्ञानिक थे, इनका नाम एक साथ हम लोग को याद रखना है, क्योंकि इनका अक्सर नाम पूछा जाता है, जो कि साथ ही में इन लोगों ने ये बताया था कि ये जो हम लोग की कोशिका है, जीव की कोशिका, ये इनकी मूल अवधारणा सभी जीवों की कोशिकाओं से बने हुए हैं। निम्नलिखित में से किस मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं? तो इन्होंने जो हमारे स्लाइडेन और स्वान थे, इन्होंने ये बताया था कि जो हमारे जीव है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। तो ये साइडेन और स्वान की अवधारणा थी, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। इन दोनों का नाम साइडेन और स्वान का साथ में। लुईस पास्चर को तो आप जानते ही होंगे कि जिन्होंने दूध का शुद्धिकरण किया, उसके लिए जाना जाता है। और रॉबर्ट हुक जिन्होंने कोशिका की खोज की थी, तो उसे रॉबर्ट हुक कहते हैं। तो आगे हम लोग और देखेंगे, अभी ये क्वेश्चन आएंगे आगे। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई डैश होते हैं। तो प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई डैश होती है, क्या होता है इसमें हमारा? अमीनो अम्ल। प्रोटीन के निर्माण में हमारा अमीनो अम्ल काम करता है। प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होती है अमीनो अम्ल। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक होता है। कितना अमीनो अम्ल आवश्यक होता है हम लोग को? 20 अमीनो अम्ल होने चाहिए हमें प्रोटीन निर्माण के लिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पच्चीस नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है? एमिनो अम्ल मिलते हैं। एमिनो अम्ल कहाँ मिलते हैं? प्रोटीन्स में हमारे, जो कि प्रोटीन निर्माण का काम करते हैं एमिनो अम्ल। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन इनमें से होता है। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन किस में होता है? हमारा क्रोमोसोम्स में होता है। आनुवांशिकी उत्परिवर्तन हमारा क्रोमोसोम्स में होता है। जीन परिवर्तन किस में होता है? हमारा डीएनए में। जीन परिवर्तन हमारा डीएनए में होता है। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था? डीएनए कार्नबर्ग जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किया था। उन्होंने डीएनए का संश्लेषण के बारे में बताया था। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या होती है। तो मानव शरीर में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर जोड़े में पूछा जाए तो 23 जोड़ी, और ऐसे हम लोग की संख्या, क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी जेनेटिक्स कहा गया? तो किन्होंने बोला था ये? डब्ल्यू बैटसन ने बोला था। ये किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी बोला गया? जेनेटिक्स किन्होंने बोला था? तो ये हमारे डब्ल्यू बैटसन थे, इन्होंने हमें बोला था, जेनेटिक्स नाम दिया था। आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? आरएनए का मुख्य है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए का मुख्य कार्य कौन सा है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना आरएनए का मुख्य कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण का। राइबोसोम का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण का। आत्महत्या की थैली किसे बोला जाता है? ये अभी हम लोगों ने पढ़ा था। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। निम्न में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया था? तो निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार सम्मानित किया गया था? किसके लिए सम्मानित किया गया था इनको? बी नंबर, प्रोटीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। हमारे जो हरगोविंद खुराना थे, ये इंडिया से ही थे, इनको प्रोटीन संश्लेषण के लिए सम्मानित किया गया था। सजीवों की क्या पहचान है? सजीवों की क्या पहचान है? श्वसन, प्रजनन, रक्त संचरण, ये सभी सजीवों की पहचान होती है। वो श्वसन भी करते हैं, प्रजनन भी करते हैं, और उनमें रक्त संचरण भी होता है। वनस्पति कोशिका का प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? वनस्पति कोशिका और प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है? हमारा
कोशिका भित्ति से, जो कि हमारी वो वनस्पति में पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में ये कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो इससे हमारा अंतर स्पष्ट होता है। बाकी ये माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा झिल्ली और केंद्रिका, ये तो दोनों में ही पाई जाती है। एक कोशिका नाइट्रोप्लाज्मा जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है, एक कोशिका नाइट्रोप्लाज्मा जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। एक कोशिका नाइट्रोप्लाज्मा जिस झिल्ली से जुड़ी रहती है उसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। कोशिका के 4 अवयवों में उस कोशिका को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है किंतु जानवरों की कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है। तो ये लवक होता है। कोशिका के 4 अवयवों में उस अवयव को पहचानिए जो पौधों की कोशिकाओं में पाया जाता है। तो ये जो लवक होते हैं, इन चारों में से ये लवक हैं जो हमारे पादपों में पाए जाते हैं, जबकि जानवरों में नहीं होते हैं। कोशिका द्रव्य, कोशिका कला, नाभिक, ये सब तीनों हमारे दोनों में पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिकाओं में भी। केवल लवक जो होता है हमारा जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। कोशिका गतिविधियां नियंत्रित की जाती हैं। कोशिका गतिविधियां किसके द्वारा नियंत्रित की जाती हैं? न्यूक्लियस द्वारा जो भी कोशिका की गतिविधियां हैं, न्यूक्लियस जो भी हमारा नाभिक है उसके द्वारा हमारी कोशिका की जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसे नियंत्रित की जाती हैं। ये हमारा आज का सेशन यही समाप्त होता है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।